नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच महायुद्ध की चर्चा तेज हो गई है और ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इजराइल ने अमेरिका की सुन्नी बंद कर दी है और अमेरिका ईरान के बीच की महाडील खतरे में है। विश्व भर के देशों में शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन तभी इजराइल ने हुंकार भर दी। शांति समझौते पर दस्तखत होने के बाद और पहले से ही लेबनान को लेकर ईरान इजराइल आमने सामने है। तेहरान का आरोप है कि इजराइल ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध विराम तोड़ा है और अभी ईरान से खबर है कि ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है। और एक और खबर आपको बता दूं, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद ईरान गुस्से से आग बबूला है। हालात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को नहीं समझा पा रहे। समझौते के बाद दावा था कि पश्चिमी एशिया में जंग थमेगी, गोलियों की जगह बातचीत लेगी और लेबनान समेत सही भी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन महज 48 घंटे के अंदर ही डील पर खतरे की घंटी बज रही है। दक्षिणी लेबनान लगातार इजरायली हमलों का शिकार बन रहा है। नेतन्याहू भीषण बमबारी कर रहे हैं अमेरिका के वार्निंग के बावजूद, और उधर ईरान और अमेरिका स्विट्जरलैंड में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है? क्या इजराइल को अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि हमले नहीं रुके तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, या फिर मिडिल ईस्ट में जिस शांति की उम्मीद की जा रही थी उस शांति का सबसे बड़ा इम्तिहान दिख रहा है? और क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं? आज इसी खबर को डिटेल से समझेंगे, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे, अपडेट्स जानेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट्स से करेंगे चर्चा, डिफेंस एक्सपर्ट से करेंगे बात। एक तरफ शांति की गूंज, दूसरी तरफ महाजंग की तैयारी। अमेरिका भले ही ईरान से डील कर खुद को सुकून में देख रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सुकून को बेंजामिन नेतन्याहू हजम नहीं कर पा रहे। खबर है कि ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स से एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि लेबनान पर हमले इजराइल की तरफ से जारी रहेंगे। इजराइल अपने हमलों को रोक नहीं लगाएगा और डोनाल्ड ट्रंप हो या जेडी वांस, दोनों ही अब नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट से खफा नजर आ रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद तो अमेरिका, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को शांति समझौते की मेज पर लेकर आ गए। किसी तरह महाडील साइन करवा भी ली, तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन नेतन्याहू इस आग को बुझने नहीं देना चाहते, जिसके आगे ट्रंप भी फेल होते नजर आ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी मतभेद बढ़ रहे हैं और लाख मना करने के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर ताजा हमला किया है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने गुस्से में बंद कर दिया है। उधर स्विट्जरलैंड में बैठक की तैयारी है, जहां अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करने वाले हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बहुत बड़ा दावा किया है। खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है, अलर्ट किया है। नेतन्याहू बहुत बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। ईरान के साथ डील ब्रेक होने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा इजराइल। ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के हमलों से जेडी वेंस ने नेतन्याहू के मंत्रियों को खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन इसका कोई असर इजराइल पर नहीं हुआ। वेंस ने नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को सीधे शब्दों में धमकी दे दी और कहा कि होश में आ जाओ। वेंस ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि इस समय दुनिया के एक ही सबसे बड़े नेता हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। वेंस ने इशारों में पूरे इजराइल को एक बहुत सख्त मैसेज दिया। आपको सुनवाते हैं। Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Is that you've seen people within Bibi's cabinet
who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. अमेरिका अपनी टेंशन कम करना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है। वो इसलिए भी क्योंकि मुश्किलों के बाद ईरान के साथ बातचीत की पहल सार्थक हुई। ईरान के साथ लंबे समय तक अमेरिका जंग में फंसा रहा और इससे निकलना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोहे के चने चबाने जैसा था। ईरान ने जहां अमेरिका को अपनी शर्तों के आगे झुकाया, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया के सामने ट्रंप ये ढोल पीट रहे हैं कि समझौता उनके मुताबिक हुआ है। खैर, ट्रंप कुछ भी कहते हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम डील तो हुई। होर्मुज तो खुल गया था। लेकिन इजराइल जिद पर अड़ा हुआ। इसमें दो चीजें हैं। वैसे ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अमेरिकन चाहते हैं कि अमेरिका अब और जंग ना लड़े, खासकर किसी दूसरे देश के लिए, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो, और ट्रंप इस युद्ध को बंद करें। इसलिए ट्रंप ने बंद किया। अब इजराइल चाहता है, या इजरायली चाहते हैं कि ईरान से और लेबनान से जंग जारी रहे, और अगर बेंजामिन नेतन्याहू जंग बंद करते हैं तो उनकी विदाई अभी सितंबर के चुनाव में तय। तो दोनों के लिए दो अलग अलग एजेंडे हैं। नेतन्याहू चाह के भी जंग नहीं रोक सकते और डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी जंग जारी नहीं रख सकते, क्योंकि 4 महीने से हिजबुल्लाह लगातार ईरान के साथ खड़ा नजर आया। और यही वजह है ट्रंप भी अब इजराइल के आक्रामक रवैये के आगे शांति को खराब नहीं करना चाहते। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बीते महीनों में जो नुकसान हुआ उससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बैकफुट पर है। डील के बाद हो रही बमबारी और युद्ध को न्योता देने की वजह से होर्मुज को बंद कर दिया गया है। क्योंकि ईरान ने होर्मुज को बंद करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बहुत बड़ा अटैक किया जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। इसलिए इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फैसला किया कि वो होर्मुज को बंद कर रहा है और जहाजों को होर्मुज ना पार करने की चेतावनी दे दी है। नियम तोड़ने पर जहाजों पर हमले की चेतावनी दी गई है, लेकिन इससे पहले डील होने के बाद होर्मुज खोल दिया गया था। लेकिन लेबनान पर हमले जब जारी हैं तो ईरान ने कहा है कि ये सीज फायर की एमओयू का उल्लंघन है जिस पर ट्रंप ने साइन किया है। यानी जिस दस्तावेज को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया उस दस्तावेज को इजराइल ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फरवरी से जारी इस जंग को रोकने की कई बार कोशिश हुई, कई बार सीज फायर की गूंज सुनाई दी। इसके कुछ घंटों के बाद ही फिर हमले की गूंज सुनाई दी। लेकिन अब जब फाइनल डील हो चुकी थी तो फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला क्यों किया? ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसे सीजफायर का उल्लंघन करार देते हुए इजराइल के रामात डेविड एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी। अब फिर से डील साइन होने के बाद इजरायली सैनिक अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। दक्षिणी लेबनान में हमले लगातार जारी हैं। इजरायली सैनिकों ने अपनी कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया है। दक्षिणी लेबनान का नबातिये शहर लगभग खाली हो गया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर उसके हमले जारी हैं। दर्जनों लड़ाकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह की लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है। दुश्मनों ने जो किया उसकी सजा हम देंगे। इजराइल पर बात आएगी तो जवाब मिलेगा। इजराइल अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो या डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी बात को समझने के लिए आज मेहमानों का एक स्पेशल पैनल मैंने बुलाया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, और असलम रिजवी, ईरान मामलों के जानकार। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा ब्रिगेडियर शारदेंदु से। जिस तरह से इजराइल का रवैया है और जो ट्रंप स्टांस ले रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं शारदेंदु सर?
देखिए, मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल इज़राइल को अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। ये जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक वो मैक्सिमम ग्राउंड गेन कर रहा है और साथ में एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग उसने अमेरिका को दी है कि जहाँ तक इज़राइल के सिक्योरिटी का सवाल है, वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा। क्योंकि उसके जो ऑपरेशन है अभी तक वो अनफिनिश्ड है, जिसमें वो सदर्न लेबनान से अपने आप को थ्रेटन महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पे हिजबुल्लाह एक्टिव है, हिजबुल्लाह की मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो लगातार नॉर्दर्न इज़राइल को टारगेट कर सकती हैं। लिहाजा 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक इज़राइल एक बात पे कायम है, वो अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ का हवाला देता है। लेकिन जब एक बात अमेरिका और ईरान के बीच में एमओयू साइन होने जा रहा है और उसमें लेबनान का इश्यू भी फिगर आउट करता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को एक वृहद रूप में देखना पड़ेगा। इज़राइल कहीं न कहीं इस पॉइंट को मिस कर रहा है। देखिए, ये अनएंडिंग वॉर आप नहीं लड़ सकते हैं। आपने हमास का खात्मा किया, गाज़ा पट्टी को तकरीबन सारी बिल्डिंगें वहाँ की गिरा दी। जिस तरीके का कहर आपने वहाँ बरपाया, 60,000 लोगों को मारा, 1.5 लाख लोग करीब-करीब इंजर्ड हुए। वही हाल आप आज की डेट में लेबनान का करना चाहते हैं, वो भी सदर्न लेबनान का। आपकी मंशा ये है कि आप हर एक इंच जो इज़राइल का, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। आप डिप्लोमेसी को कोई स्थान नहीं देते, आप कोई बायलैटरल टॉक नहीं करना चाहते। सिर्फ मिलिट्री माइंडसेट और मिलिट्री एक्शन से आप कैसे इस इलाके में शांति करेंगे? देखिए, अमेरिका ने भी मिलिट्री ऑपरेशन किए, लेकिन हमेशा उसने अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते खुले रखे, हमेशा बात जारी रखी। सक्सेसफुल हुआ, नहीं सक्सेसफुल हुआ, वो बात कीजिए। बॉम्बिंग किया, लेकिन डायलॉग को हमेशा एक उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया और इसी वजह से देखिए स्विट्जरलैंड में संडे को आज की डेट में एमओयू साइन होने जा रहा है और 60 दिन का समय। इस 60 दिन में बहुत सारा ग्राउंड कवर होगा, लेकिन इज़राइल को कैसे मनाएं? देखिए, जेडी वेंस ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया कि इज़राइल को पता होना चाहिए कि अमेरिका ओनली उनका एलाई है जो इज़राइल को उनके तमाम मुद्दों पे सपोर्ट करता है। आप अमेरिका के विशेज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। पिछले 2.5 साल से लगातार अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ और एक इश्यू है जो इसपे एक कॉपरेशन चाहता है अमेरिका आपसे, वो भी सीज़ फायर का। आपने बहुत ग्राउंड गेन कर रखा, आपकी मिलिट्री का कोई तोड़ नहीं है लेबनान के पास या हमास के पास या हिजबुल्लाह के पास, लेकिन आप फिर भी ऑपरेशन जारी रखने चाहते हैं और कब तक आप जारी रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? उसका एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं लेबनान में? ये सारी चीज़ें क्लैरिटी का है। नेतन्याहू का माइंडसेट मिलिट्री माइंडसेट है, वो इस मौके का एडवांटेज लेना चाहते हैं। मकसद लेबनान पे अगर वो पूरा कब्जा कर भी लेंगे, तब भी वो रुकने वाले नहीं। फिर वो नया इश्यू निकालेंगे कि ईरान के हम न्यूक्लियर प्लांट हाँ, को ध्वस्त करेंगे, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, को आप तोड़ेंगे। आपका तो पॉइंट ये बिल्कुल सही है, अनएंडिंग बैटल वाजिब की पॉइंट तरफ। है। क्या एंड पॉइंट क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है किसी कि किसी भी चीज का एक एग्जिट होना चाहिए ना। आशीष जी क्या कहते हैं आप इस पर? आशीष साहब सर। सर मैं दो तीन चीजें पर्सपेक्टिव में डालूंगा, काइंडली परमिट। एक, इजराइल डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल के रखा है। कल शाम को 4 बजे 1600 yesterday 19th June, Israel and Hezbollah have entered into a ceasefire deal। और ये उसके आसपास की बात है जब एक सदर्न लेबनीज विलेज में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ऊपर अटैक करके उनके एक टैंक को डिस्ट्रॉय किया है एंटी टैंक मिसाइल से, along with some drones, and they have eliminated a battalion commander of IDF yesterday after signing the ceasefire deal with IDF। पहला तो हम अभी ओपिनियंस को थोड़ा साइड में रखेंगे। उसके बाद इसराइल ने हिट किया है हिजबुल्लाह के कुछ टारगेट्स को, एंड दे हैव नॉट किल्ड 4-5, दे हैव किल्ड अबाउट 45 to 47 हिजबुल्लाह एंड एसोसिएटेड पीपल। कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तीसरा, अमेरिका हैज नॉट कंडेम्ड दिस एयर स्ट्राइक ऑफ आईडीएफ। द स्टेट डिपार्टमेंट हैज नॉट कम आउट ऑफिशियली, नो अमेरिकन स्टेटमेंट हैज। ये जो बाकी के लोग माइक पे बोल रहे हैं, वेदर इट इज द वाइस प्रेसिडेंट और एनीबडी, दैट इज पब्लिक पोस्चरिंग टू पैसिफाई पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में, अपने अलाइज को, अपने रिपब्लिकन्स को जो डेस्परेट हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो ये इतनी बात ऑफिशियल। इजराइल इज अगेन 28 फरवरी से हम लगातार रिपीटेटिव हो रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस, दे मस्ट फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। उनका विड्रॉल फ्रॉम लेबनान इज अ क्वेश्चन जो कि 60 दिनों में, जिसमें से एक दिन बिना किसी काम के निकल गया, दूसरा दिन भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। बट उस पर डिस्कशंस होगा, इजराइल कितना विड्रॉ करेगा, लटानी से पीछे जाएगा, ब्यूफोर्ट छोड़ देगा, या 10 किलोमीटर तक बरकरार रहेगा। और इसके लिए अभी हम कयास लगा सकते हैं, बट वी डोंट नो। ईरान ने सभ्यता दिखाई है पहली बार, इतने मेजर हमले के बाद भी अभी आईआरजीसी सिर्फ बातें कर रहा है।
45 people have been killed yesterday in the IDF airstrikes. अच्छी बात है, शायद वो MOU का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हॉर्मुज के लिए उन्होंने आज फिर एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज की है IRGC ने। वी आर गोइंग टू क्लोज। गनीमत है, गोइंग है, अभी रोका नहीं है। मार्केट्स और ऑयल इसी पे फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो someone has to lose his own brother. Benjamin Netanyahu has lost his own brother as a special forces soldier, as a lieutenant in one of such attacks, special forces actions. तो उनको पता है दर्द, वो बिना मतलब की बातें कम करते हैं, ट्रंप की तरह बातें नहीं करते हैं, एक स्टडी चलते। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है विवेक कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में एक MOU हो जाए और पाकिस्तान बोले कि इंडिया शुड नॉट अटैक पाकिस्तान। आई मीन ईरान और यूएस के बेसिस का MOU हो रहा है, इजराइल उसमें बैठ भी नहीं रहा है, और ईरान बीच में ला रहा है कि इजराइल लेबनान की गवर्नमेंट ने इजराइल की गवर्नमेंट के साथ वॉशिंगटन में बैठ के एक सीज फायर कर रखी है। गवर्नमेंट चुप है, वो हमास को हिजबुल्लाह को डिजार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्को रूबियो इज गोइंग टू स्पीक टू हिजबुल्लाह एज वेल एज द लेबनीज गवर्नमेंट प्रेसिडेंट टुमारो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसमें मुझे कोई भी यस MOU बहुत फ्रेजाइल है, अभी तो मेन डील पे चर्चा ही नहीं शुरू हुई है, टीम्स नहीं पहुंची हैं, वैंस इज कंफ्यूज, पब्लिक पोस्चरिंग के ऊपर स्टेटमेंट्स देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है। ईरान कभी एटम जी आप कुछ कह रहे थे विवेक, मैं फिर से आफ्टर दिस इनिशियल मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अभी खबर ये आई कि भाई दक्षिणी लेबनान में हमले में 14 लोग मारे गए, जिसके बाद हॉर्मुज को IRGC ने फिर से बंद करने का ऐलान किया। ये लेटेस्ट न्यूज है, थोड़ी देर पहले जानकारी है। मैं चाहूंगा इस पर सोडी सर का रिएक्शन, फिर मैं रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। सोडी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ। 1919 में जब पहला विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से खत्म हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद अमेरिकी सरकार ने किंग क्रेन कमीशन बिठाया मिडल ईस्ट के ऊपर अपने रिकमेंडेशन देने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन का मामला बहुत जोर पकड़ रहा था। 3 साल बाद 1922 में किंग क्रेन कमीशन ने अमेरिकी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ लिखा था यदि इजराइल एक आजाद देश के रूप में उभरता है तो मिडल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं होगी, वहां पे लड़ाइयां होंगी, खून की नदियां बहेंगी। कुछ साल बाद 1948 में 14 मई को जब इजराइल ने यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 181/2 जो 29 नवंबर 1947 का था उसके खिलाफ था, उसी दिन हाना एरेंट जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और विचारधारक थी और जो कि यहूदियों का पूरा समर्थन करती थी, उन्होंने लेख लिखा कि इजराइल ने ये यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस करके बहुत भारी गलती की है। जब तक फिलिस्तीन के अरब और ज्यूज के बीच में एक सेटलमेंट नहीं होगी, ये इलाका कभी भी शांति नहीं देखेगा। देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, खासकर नेतन्याहू जब से सत्ता में आए 1996 से, बीच में नहीं थे फिर आ गए, इनकी मानसिकता सिर्फ युद्ध की है, क्योंकि ये अपने देश के आवाम में डर बिठाना चाहते हैं और उसी के बदौलत ये जीतते हैं। विवेक जी, अगर एक परमाणु वाला देश इजराइल जो है 90 परमाणु हथियार के साथ बैठा है, अगर वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करे तो लख लानत है उनपे। आज के जमाने में कोई भी परमाणु लैस देश के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो ही नहीं सकता है। आप वो देखिए, छोटा सा फटीचर सा उत्तर कोरिया, वो थोड़े परमाणु हथियार लेके बैठा है, उसका तो राष्ट्रपति कह रहा है भाई मेरे पे हमला करो, कोई उस पे हमला करने को तैयार ही नहीं है। जहां तक ये इजराइल की बात है, ये सिर्फ नेतन्याहू इस बात में पॉइंट तो है। मैं सॉरी सर, इस बात में पॉइंट तो है कि भाई 90 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं आपके पास, फिर आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का खतरा कैसे हो सकता है? मतलब वो थ्रेट कैसे हो सकता है? थ्रेट और खतरा एक ही चीज हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं रिजवी साहब का जवाब चाहूंगा, फिर मैं आशीष जी और शाहदिन सर आपके पास आ रहा हूं। भाई, आप लेबनान को क्यों घसीट रहे हैं अपने साथ? माइक चेक कीजिएगा रिजवी जी, शायद आपका माइक बंद रह गया है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके तमाम पैनलिस्ट को मैं सलाम करता हूं। जी, सोडी जी ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सलीके से आपको और हमको और दर्शकों को समझाया कि
नेतन्याहू की एक आदत और नेचर ये है कि वो जंग और युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। पहले उनकी क्या मजबूरी थी वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी जो उनकी मजबूरी है कि वो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे। खुद उनके जो जाती प्रॉब्लम्स हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, उसकी वजह से ये शख्स कतन नहीं चाहता है कि वहाँ पर युद्ध विराम हो, सीज फायर हो। मैं विवेक भाई आपके और आपके दर्शकों के लिए अपना एक बहुत ही प्यारा शेर इस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, लाशों पे कितने लोग खड़े हैं न पूछिए। हिजबुल्लाह ने कोई हमला नहीं किया था। जो इधर से चंद कई दिनों से मुसलसल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमला लबनानियों पर हो रहा है। आपने तो कहा था कि भाई हमने तो हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो फिर हमला कहाँ पे हो रहा है? और आज जो लबनान में 3,500 से ज्यादा औरत मर्द बच्चे मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो एक शख्स है जिसे नेतन्याहू कहा जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।